हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.3 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। देखो शून्य निरूपित नहीं होने का मतलब ये है कि ये जो प्रश्न हमें यहाँ पे दिए हैं इनको सॉल्व करके कहाँ पे हमें जीरो के बराबर नहीं मिलेगा, ये इसके बोलने का मतलब है। तो जैसे पहला पार्ट आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे दिया है 1 + 0। अब देखो जीरो को किसी भी संख्या के साथ में जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है। जैसे आपको दिख रहा होगा कि 0 + 1 कर दिया तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे पहला पार्ट ए हो गया, 1 हो गया सॉरी। दूसरा पार्ट हमें दिया है 0 × 0। अब एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जीरो को किसी भी संख्या के साथ में अगर गुणा किया जाता है, यहाँ पे मैं कोई भी संख्या के बदले कुछ लिख देता हूँ। 0 × कुछ हम करेंगे तो वो हमेशा 0 ही आता है। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि 0 को किसी भी संख्या के साथ में अगर हम भाग भी करते हैं तब भी हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। और अगर कोई भी संख्या अगर है, देखो अंश में अगर कोई भी संख्या है, हर में अगर 0 है तो उसका मान आता है अपरिभाषित। उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देना अपरिभाषित। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें, देखो पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि 0 को किसी भी संख्या के साथ में गुणा करते हैं तो हमेशा ही 0 आता है। वैसे ही 0 को किसी भी संख्या के साथ में भाग करते हैं तो वो भी 0 आता है। पर अगर जो 0 है वो बटे में यानी हर में होता है तो उसको अपरिभाषित बोला जाता है। अब देखो ये आपके सिलेबस का टॉपिक नहीं है, केवल आप इसको ध्यान रख सकते हैं, बाकी नहीं भी रखना चाहें तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे देखो यहाँ पे दिया है 0 × 0। अब 0 × कुछ है ना, कुछ का मतलब वो 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 0 × 0 भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, फिर देखो तीसरा पार्ट हमें यहाँ पे दिया है कि 0/2। अब ये वही फॉर्म बन गई ना, जैसे यहाँ पे लिखा है 0/में कुछ। कुछ का मतलब यहाँ पे कुछ कौन सा नंबर है, 2 है। तो इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा पार्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तीसरा नहीं चौथा पार्ट सॉरी, चौथा पार्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दिया है 10 - 10। अब 10 - 10 का मतलब होगा 10 में से 10 हमें घटाना है। तो 10 में से 10 घटाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0 और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 2। तो ये भी हो गया ना 0/ कुछ, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके हमने चारों पार्ट कर दिए। अब क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि शून्य निरूपित नहीं करता। देखो ये भी शून्य निरूपित कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो पहले वाला नहीं करता है तो यहाँ पे लिख देना ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए पार्ट हो गया, बाकी और सब शून्य निरूपित कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य हो तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखो बोलने का मतलब ये है कि दो कोई भी पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। मान लीजिए पहली संख्या हम यहाँ पे लिखते हैं, दूसरी संख्या यहाँ पे लिखते हैं, तो इन दोनों का गुणनफल का मतलब होता है जब आपस में गुणा किया जाता है तो कितना आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। तो अभी मैंने आपको बोला ना कि 0 के साथ में किसी भी संख्या के साथ में अगर 0 को गुणा करते हैं तो हमेशा ही क्या आता है, 0 आता है। अब देखो पूर्ण संख्याएं मैंने आपको बोली थी, जो पहला चैप्टर था, यहाँ पे पहला चैप्टर नहीं पहली प्रश्नावली थी, वहाँ पे मैंने आपको बोला था पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अनंत तक जाती हैं। तो कोई भी संख्याएं ले लो, जैसे पहली संख्या मैंने ले ली मान लीजिए 1। अब अगली संख्या तो मुझे 0 ही लेनी होगी ना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम 0 लेंगे तभी उसका मान 0 आएगा, अन्यथा उसका मान 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब अगला नंबर मुझे 0 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 × 0 करेंगे तो 0 आएगा, या अगर मैं यहाँ पे 1 के बदले कुछ भी लेता हूँ तो 2 × 0 करेंगे तब भी 0 आएगा। तो यहाँ पे देखो पहला संख्या है, पहले पूर्ण संख्या है 2 और दूसरी पूर्ण संख्या है 0, तो इनको गुणा करके 0 मिल रहा है। ठीक है, वैसे अगर तीसरा नंबर मान लीजिए मैंने 50 ले लिया तो 50 को गुणा करेंगे 0 से, ये भी 0 आएगा। तो पहली चीज़ हमें यहाँ पे पता लगी कि अगर मुझे 0 चाहिए तो एक मुझे 0 चाहिए ही चाहिए। अब ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे दोनों 0 आ जाएं, क्योंकि दोनों भी अगर 0 आते हैं तब भी हमें 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये दिया है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। तो हाँ देखो एक भी शून्य होना चाहिए, मतलब एक संख्या शून्य होनी ही चाहिए, और दोनों भी शून्य हो सकती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ,
एक या दोनों शून्य होने चाहिए, या तो एक शून्य हो या दोनों शून्य हो। अब ऐसे नहीं हो सकता कि दोनों शून्य नहीं हो, जैसे दोनों शून्य नहीं होने का मतलब जैसे a गुणा 2 मैंने ले लिया तो इसका मान कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा ना, तो ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो या तो एक संख्या 0 हो या दोनों संख्याएं 0 हों, तभी हम कह सकते हैं कि इनका गुणनफल क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो ये हमें यहाँ पे उदाहरण भी देने थे, तो पहला उदाहरण ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। तो 4 उदाहरण ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखो यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में तो हमने 0 निकालना था गुणनफल, यहाँ पे दिया है दो पूर्ण संख्याएं, तो मान लीजिए पहली पूर्ण संख्या और दूसरी पूर्ण संख्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो इनका गुणनफल मतलब गुणा करके हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो मान लीजिए पहली पूर्ण संख्या मैंने ले ली 1 और दूसरी मैंने ले ली 5, तो 1 गुणा 5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा ना। पहली चीज़ तो ये आपको समझ में आई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मुझे 1 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब मैं 5 तो नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। अब 1 के अलावा अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ तो 1 गुणा 2 करेंगे तब भी हमें 1 नहीं मिलेगा, मतलब 2 भी नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 गुणा 1 ही ले सकते हैं, क्योंकि 1 गुणा 1 करेंगे तभी हमें 1 मिलेगा, ठीक है। बाकी और कुछ भी यहाँ पे देखो, अगर मैं पहली संख्या मैंने 1 ले ली, दूसरी संख्या में कुछ भी ले लूँ, जैसे मैंने ले ली मान लीजिए 5000, तो 5000 अगर मैंने 5000 छोड़ो 500 ले लो, 500 अगर मैंने ले ली तो वो संख्या हो जाएगी 500, जबकि मुझे चाहिए कितना, 1 चाहिए। वैसे अगर 1 का मैं 0 के साथ में गुणा करता हूँ तो तब मुझे 0 मिलेगा, जबकि मुझे 1 चाहिए तो यहाँ से भी नहीं मिल रहा है। तो 1 मुझे कब मिलेगा, जब दोनों संख्याएँ 1 हों, ठीक है, दोनों संख्याएं 1 हों तभी मिलेगा। तो यहाँ पे ये वाला उदाहरण लिख देना। देखो पहला उदाहरण मैंने ये वाला लिख दिया, दूसरा उदाहरण ये लिख देना कि 1 गुणा मान लीजिए यहाँ पे 15 कर दो, तो ये आएगा 15 के बराबर, ठीक है, जो कि 1 के बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 के बराबर नहीं है। दूसरा उदाहरण ये हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः दोनों संख्याएं 1 के बराबर होनी चाहिए। दोनों संख्याएं 1 के बराबर होंगी तभी इनका गुणनफल हमें क्या मिलेगा, 1 के बराबर मिलेगा, ठीक। तो देखो तीसरा वाला पार्ट भी आपके समझ में आया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है वितरण विधि से ज्ञात कीजिए, मतलब वितरण विधि से हमें ये जो क्वेश्चन है इनको गुणा करके दिखाना है। तो वितरण नियम मैंने आपको बताया था ना, वितरण नियम क्या होता है, जैसे कहीं पे अगर मान लीजिए 5 है और अंदर है हमारे पास 2 + 3, तो वितरण का मतलब ये होता है ना कि 5 यहाँ पे भी वितरित होगा, यहाँ पे भी वितरित होगा। ये मैंने आपको इससे पिछली वाली प्रश्नावली में ढंग से समझाया था, तो ऐसे हम वितरित कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे हमें यहाँ पे ए पार्ट हमारे पास दिया है, यहाँ पे है 728 और गुणा यहाँ पे है 101 सॉरी 101 यहाँ पे दिया है, तो 101 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 100 + 1। देखो बात तो एक ही है, तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया ये 100 + 1। अब देखो ये इसी वाला फॉर्म बन गया ना, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये नंबर है, तो ये नंबर यहाँ पे भी वितरित होगा, यहाँ पे भी वितरित होगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 728 728 गुणा 100, मतलब इसके साथ भी गुणा होगा, बीच में प्लस है तो प्लस। अब 728 जो है वो 1 के साथ में भी गुणा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें कितना मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है 728, और क्योंकि 728 गुणा 1 करेंगे तो यही मिलेगा, बाकी 2 जीरो हैं तो यहाँ पे दो जीरो लगाने पड़ेंगे। अब 728 गुणा 1 है तो ये आएगा 728 गुणा 1 मतलब 728, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे तो देखो जोड़ते कैसे हैं, यहाँ पे पहले लिखेंगे 728 0 और यहाँ पे देखो इसके इकाई के अंक के ठीक नीचे ये वाला इकाई का अंक, फिर दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक, सैकड़े के अंक के नीचे सैकड़े का अंक, फिर इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 2। अब ये होगा 8 और 8 16, मतलब एक कम करेंगे तो 15 को 5, यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1 3 और यहाँ पे हो जाएगा 7। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 7 3 5 2 8, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, और हमने इसको किससे निकाला है, वितरण नियम से निकाला है या वितरण विधि से निकाला है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। वैसे ही सेम टू सेम देखो दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया है 5 4 3 7। अब गुणा करेंगे इसमें 1001 का, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1001 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे गुणा होगा 1000 धन 1, ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखो ये जो 5437 है यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 4 3 7। इसका गुणा होगा 1000 के साथ में भी, और प्लस इसका गुणा होगा 1 के साथ में भी,
तो ये हमने दोनों साइड क्या कर दिए, वितरित कर दिए। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे 5 4 3 7 यही आएगा, और यहाँ पे 3 जीरो हैं तो 3 जीरो यहाँ पे भी लगाएंगे। ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे है 5 4 3 7। अब इनको जोड़ेंगे तो या तो इनको डायरेक्ट जोड़ दो, डायरेक्ट जोड़ना नहीं आता है तो यहाँ पे 5 4 3 7 1 2 3 जीरो, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 7, फिर यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 5। अब इनको जोड़ेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 3, फिर 4, 7 और 5 12 को 2, 3 और 1 ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 3 और 4 ये 4, और यहाँ पे हो जाएगा 5। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5 4 4 2 4 3 7। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो आप उत्तरमाला में कर सकते हैं। तो देखो दूसरा पार्ट भी हो गया। वैसे ही तीसरा पार्ट आपको ये वाला यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे है 824, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले है 824, फिर गुणा यहाँ पे है 25। अब देखो ये जो 25 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 25 को मैं लिख सकता हूँ 20 धन 5। 20 धन 5 लिखेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 824 को यहाँ भी गुणा करो, यहाँ भी गुणा करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 824। ठीक है, गुणा यहाँ पे हो जाएगा 20। ठीक है, धन यहाँ पे हो जाएगा 824, गुणा यहाँ पे हो जाएगा 5। तो इन दोनों में हमने इसको वितरित कर दिया। अब इसको गुणा करेंगे, देखो एक जीरो है तो एक जीरो। अब जैसे ऊपर एक आ रहा था तो यही संख्या हम लिख रहे थे, यहाँ पे 2 आ रहा है तो 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 4 दूनी ये हो जाएगा 8, 2 दूनी ये हो जाएगा 4, और 8 दूनी ये हो जाएगा 16। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब 5 को ये हो जाएगा 20 की जीरो, हासिल होगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, यहाँ पे हो जाएगा 2, हासिल 1, और 8 पंजे 40, और ये हो जाएगा 41। अब इनको जोड़ेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, तो ये आएगा जीरो। 8 और 1 10 की ये हो जाएगा जीरो, 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 6 आ रहा है, 6 और 4 10, 10 है तो हासिल नहीं होगी, तो यहाँ पे 10 का जीरो, और 1 और 1 ये हो जाएगा 2। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। बाकी आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो देखो बड़ी संख्या है हमारे पास 16,480, और यहाँ पे इसका इकाई का अंक है 0, फिर दहाई का अंक 2 है, सैकड़े का अंक 1, और यहाँ पे है 4। अब इनको जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पे 0, 8 और 10 की यहाँ पे हो जाएगा 0, 4 और 1 5 और 1 हासिल 6, 6 और 4 10 की यहाँ पे होगा 0, 1 और 1 ये हो जाएगा 2। तो वही चीज़ आ रही है ना, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बाकी डी पार्ट यहाँ पे दिया है, देखो क्या दिया है, 4,275, गुणा यहाँ पे 125 दिया है तो पहले 125 लिख दो। ठीक है, अब देखो 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा पहले 4,275 गुणा 125 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 25, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसका मतलब इसका गुणा यहाँ भी होगा तो यहाँ पे गुणा कर दो, 4,275 गुणा यहाँ पे हो जाएगा 100, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4,275 गुणा यहाँ पे हो जाएगा 25। अब गुणा कर दो, देखो इसके साथ में गुणा होगा तो 4 2 7 5, यहाँ पे 2 जीरो हैं तो यहाँ पे भी 2 जीरो, फिर बीच में प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस। अब इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4275 गुणा 25। पहले 5 का गुणा कर दो तो 5 पंजे 25 को 5 हासिल 2, 7 पंजे 35, 36 37 को 7 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13 को 3, 5 चौको 20 और 3 कितना हो जाएगा 13 को 3, यहाँ पे हासिल 1 होगी ना, तो 5 चौको 20 और 1 ये हो जाएगा 21। ठीक है, अब यहाँ पे छोड़ देंगे तो 5 दूनी 10 की 0, 7 दूनी 14, 1 15 को 5, 2 दूनी 4 और 1 5, और 4 दूनी ये हो जाएगा 8। अब इनको जोड़ दो, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, 7 और 3 5 और 3 ये हो जाएगा 8, 5 और 1 ये हो जाएगा 6, और 8 और 8 और 2 कितना हो जाएगा ये 10। तो इतना यहाँ पे आ रहा है तो ये लिख देंगे। ठीक है, अब इनको हमें जोड़ना पड़ेगा। अब देखो इसको इसके साथ में जोड़ेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 0, फिर यहाँ पे 5 है, फिर 7, फिर 2, फिर 2 है, फिर 4, तो 2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे होगा 7, 8 और 5 13 को 3, और यहाँ पे हो जाएगा 7 और 7 14 को 4, और यहाँ पे 2 है तो 2 और 1 ये हो जाएगा 3, 4 और 1 ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 5 3 4 3 7 5। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो आप उत्तरमाला में कर सकते हैं। देखिए वही चीज़ आ रही है ना जो हमने यहाँ पे लिखी है। वैसे ही ऊपर वाला का भी कर दो, यहाँ पे है 20,600, तो ऊपर वाला आप देख सकते हैं 20,600। ठीक है, उससे ऊपर वाला अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 54 42 43 7। तो यहाँ पे कितना है, देखो 54 42 43 7 यही आ रहा है। और जो पहला पार्ट है उसका भी मैं दिखा देता हूँ, देखो कितना है 73 52 8, तो यहाँ पे भी होगा 73 52 8, वही चीज़ आ रही है ना। तो देखो यहाँ पे हमने कितने पार्ट कर दिए इसके यहाँ पे हमने 4 पार्ट कर दिए। अब ये जो लास्ट पार्ट है ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, और इसमें आप कमेंट करके बताएंगे कि कितना आंसर आ रहा है। देखो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि इसको, ये जो 500 आपको दिख रहा है ना,
504 दिख रहा है तो इसको 500 + 4 ऐसे लिख सकते हैं, गुणा 35 कर दो, या ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे नहीं लिखना है तो इसको लिख दो 504 गुणा 35 को लिख दो 30 + 5। तो इन दोनों तरीके से करेंगे, देखो आंसर एक ही मिलेगा, तो दोनों आप खुद ही करना है, ठीक है, और फिर देख लेना कि आंसर एक ही आएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए, मतलब इसका हमें अध्ययन करना है, ठीक है। आगे दिया है अगले 2 चरण लिखिए, मतलब इसके आगे क्या आएगा, 2 बार हमें ये लिखना है, ठीक है। आगे दिया है क्या आप कह सकते हैं कि प्रतिरूप किस प्रकार कार्य करता है, अब ये भी हमें चेक करके बताना है। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पहली संख्या यहाँ पे 1 है, उसके बाद 1 2 हो रहा है, उसके बाद 1 2 3 हो रहा है, फिर 1 2 3 4 हो रहा है, इसके बाद 1 2 3 4 5 हो रहा है। मतलब सब में जैसे 1 है तो अगली संख्या में 2 आ रहा है, फिर उसमें 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3 4, देखो 5 तक यहाँ पे आ गया, उसके बाद यहाँ पे 6 आएगा। पहला चरण ये हो गया। अगले चरण में 1 2 3 4 5 6, ये तो आएगा, ये आएगा, 6 यहाँ पे आ गया, फिर 7 आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 2 नहीं था तो यहाँ पे 2 आ गया, फिर 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, अगले में 6, अगले में 7, इतना आ गया। फिर सब में गुणा किया गया है तो यहाँ पे भी गुणा होगा, यहाँ पे भी गुणा होगा, ठीक है। अब देखो 8 का गुणा सब में किया गया है तो 8 का गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो सब में प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस होगा, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 ये है, फिर यहाँ पे होगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है। फिर बराबर है तो यहाँ पे भी बराबर, यहाँ पे भी बराबर। अब देखो यहाँ पे 9 9 9 9 सब में है ना, तो यहाँ पे भी आएगा 9, उसके बाद यहाँ पे भी आएगा 9। फिर यहाँ पे देखो 8 8 8 8 सब में है तो यहाँ पे भी आएगा 8, यहाँ पे भी आएगा 8। उसके बाद देखो 9 8, उसके बाद 7 यहाँ भी है तो 7 यहाँ पे भी आएगा, 7 यहाँ पे भी आएगा। तो आपको दिख रहा होगा, देखो पहले 9, फिर 9 8 आ रहा है, फिर 9 8 7 आ रहा है, फिर 9 8 7 6 आ रहा है, फिर 9 8 7 6 5 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या आएगा, 9 8 7 6 5, अब 4 तक आएगा, क्योंकि 5 तक यहाँ पे आया, 4 तक यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे भी 9 8 7 6 5 4 तक आ गया, उसके बाद यहाँ पे 3 तक जाएगा, ठीक है। तो ये इसके अगले 2 चरण हो गया, पहला चरण ये हो गया, दूसरा चरण ये हो गया। यही चीज़ हमें यहाँ पे पूछी थी कि अगले 2 चरण लिखिए, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखो प्रश्न नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अब इसी के साथ ये जो प्रश्नावली है, कौन सी प्रश्नावली है, 2.3, ये भी यहाँ पे समाप्त होती है। अब देखो इस प्रश्नावली में किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।